Hello students, this is Engineer Azad Siddiqui and you are watching my YouTube channel FS Academy of Science. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अब आप इस चैनल पे फिजिक्स के साथ साथ 12th की इंग्लिश भी पढ़ पाएंगे। बहुत जल्दी इस चैनल पे 12th का इंग्लिश भी आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर। जो शुरू में मैंने वीडियो अपलोड किए थे वो बीच से था, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मैंने वहाँ तक पढ़ा दिया था, इसलिए उसके आगे कंटिन्यू किया था। बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट टू नो दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग दैट वीडियोस। खास करके लड़कियों के पास फ़ोन नहीं होने की वजह से उनको वो वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है, वो नहीं देख पा रहे हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पहला लेक्चर जो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल होगा और यहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि जो लड़के पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ना शुरू करें यहाँ से। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर शुरू से शुरू करें। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक ऑन सिलेबस। जो सीबीएसई का अपडेटेड सिलेबस आया था इस बार, उसमें सीबीएसई ने जो लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको हटा दिया है। और दूसरे बोर्ड वाले क्या करते हैं, वही फॉलो करते हैं सीबीएसई का। बिहार बोर्ड में हटा है या नहीं है तो अब तक मुझे पता नहीं है, अपडेटेड सिलेबस भी मेरे पास नहीं है। बट जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। और जैसा ये लॉकडाउन चल रहा है, खुलने के बाद भी सिलेबस कम होने के चांसेज हैं। 7 मई को एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल का एक इंटरव्यू आया था, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन। उसमें उन्होंने बताया था कि सिलेबस रिड्यूस होगा, कितना होगा वो पता नहीं है। और ये भी इंडिकेशन मिला था कि जो शुरू के चैप्टर्स हैं वो नहीं हटाए जाएंगे, बाद के चैप्टर्स हटाए जाएंगे। तो बाद के चैप्टर्स में हटेगा तो कौन सा हटेगा, बाद की बात है, देखते हैं। लेकिन शुरू के चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि नाम से ही, इलेक्ट्रो मीन्स बताया जाता है चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ। इसके नाम से ही डेफिनेशन इसका बता दिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charge at rest। या इसका एक और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक, दैट मीन्स नॉन मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर स्टडीड। मतलब विद्युत स्थितिकी की फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्ज रुका हुआ होगा, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ इतना कह देना कि चार्ज एट रेस्ट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, पूरी तरह से सही नहीं है। ये बात मैं क्लियर करता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही जहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज मूव कर रहा होगा। जैसे कि इंडक्शन, एक प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे इंडक्शन, उसमें पता चलेगा कि चार्ज मूव करेगा। फिर मूव करते हुए चार्ज को तो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, और वही चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो उसको तो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्यों, तो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो चार्ज मूव करेगा वो फॉर ए शॉर्ट वाइल, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए मूव करेगा, और कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर नहीं होगा वो चार्ज को मूव कराने के लिए। उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। मतलब चार्ज का फ्लो कंटिन्यूस नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेफिनेशन सही है चार्ज एट रेस्ट का। सो दिस इज द डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charge at rest, or it is the branch of electricity in which properties of static or non-moving electrical charges are studied। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आगे। The nature all around us or whatever we see in this world can be divided into two categories or can be explained by only two things. The first is matter and the second one is radiation। यानी हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, इस प्रकृति में, उसको सिर्फ दो चीजों से समझाया जा सकता है। इसको द्रव्य बोलते हैं मैटर यानी पार्टिकल, ये विकिरण बोलते हैं इसको रेडिएशन। इन दो चीजों से ही मिलकर दुनिया बनी है। ठीक है, मैटर क्या होता है, मैटर वो जिसके पास कुछ मास होता है, वॉल्यूम होता है, कुछ जगह घेरती हो, जैसे कि ये
इसका मास बहुत कम है बट ये जगह घेर रही है, इसको बोलेंगे हम लोग मैटर। तो मैटर के पास क्या होता है? मास होता है, इसके पास और क्या होता है? वॉल्यूम, कोई शेप होगा, वॉल्यूम, मोमेंटम, इसको संवेग बोलते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन का क्या एग्जांपल है? जैसे सन से हमको धूप आती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। फिर और जो वेव्स होती हैं, वेव्स जैसे हीट वेव्स, और सारी वेव्स हैं जो वेव नेचर से चलती हैं, जिनके पास मास नहीं होता है, वो जैसे कि वेव्स, इनके पास और क्या होता है? वेवलेंथ। और एक चीज जो इन दोनों के पास होता है या हो सकता है, वो होता है एनर्जी, ऊर्जा। इन्हीं दो चीजों से मिलकर हमारी दुनिया बनी है। आगे जब हम लोग और एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं, यानी दोनों का ड्यूअल नेचर है। दिस बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल। ये हम लोग वहां पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो मैंने बोला, इनके पास मास नहीं है, ये अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। सो ये हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। इस पे मैटर क्या है? जिसके पास कुछ मास हो, कुछ जगह घेरती हो, है ना। तो मैटर के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे मैटर पार्टिकल पे फोर्स लगा लेता है, फोर्स लगाता है। मैटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो दूसरे मैटर पार्टिकल पे फोर्स लगा लेता है। ये जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स किस तरह का होता है? तो ये फोर्स जब स्टडी हुआ तो ये दो तरह का था। एक तो हमने ये देखा कि हमारे आसपास के अर्थ सन के चक्कर लगाती है, और दूसरे स्टार्स हैं जो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं या मूव करते हैं, तो एक फिक्स डिस्टेंस पे मूव करके फिर से अपनी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये सोचा गया कि जरूर इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये उससे दूर नहीं चला जाता, उसी एक फिक्स डिस्टेंस पे घूमते रहता है। जैसे अर्थ को देख के, मून को देख के और दूसरे स्टार्स को देख के ये सोचा गया कि जरूर इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से ये दूर नहीं चले जाते, एक ही डिस्टेंस पे घूमते रहते हैं। सो इस पार्टिकुलर फोर्स को बहुत सोचने के बाद नाम दिया गया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन यानी मैटर के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक फोर्स लगाता है, जिसको हम लोगों ने ग्रेविटेशन बोला। मैटर के पास ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से ये फोर्स लगा लेता है, और वो चीज अगर कम हो जाती है तो वो फोर्स कम लगाता है, और वो चीज अगर ज्यादा हो जाती है तो वो फोर्स ज्यादा लगाता है। इस कैरेक्टरिस्टिक को फिजिक्स में नाम दिया गया मास। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है वो फोर्स कम लगाता है, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है वो फोर्स ज्यादा लगा लेता है। सो ग्रेविटेशन फोर्स का नाम, और मास उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। सो ये हम लोग 11th में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जिस चीज का मास ज्यादा होता है वो ज्यादा खींचती है। इसका एग्जाम्पल, कुछ भी हम लोग ड्रॉप करें, अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि अर्थ का मास हमारे आसपास की चीजों से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग कुछ भी छोड़ें अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। और अर्थ सन के चक्कर लगाती है, क्यों? सन का मास अर्थ से बहुत ज्यादा है, इसलिए सन अर्थ को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए अर्थ सन के चक्कर लगाती है। सो दिस ऑल एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन ग्रेविटेशन। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मैटर के पास मास नाम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशन का फोर्स लगा लेता है। वही मैटर एक तरह का और भी फोर्स लगा सकता है, और वो वाला फोर्स जब ये लगाता है तो उसके सामने ग्रेविटेशन का फोर्स फेल हो जाता है। कौन सा फोर्स है वो? यस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और उसको हम लोग बहुत जगह देखते हैं अपने रियल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, ये चौक है, इसको कंसिडर कीजिए कि ब्लैक बोर्ड है।
इस चौक के पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मैं इसको यहाँ पे रख के रब करता हूँ तो इस चौक का पार्टिकल इसको छोड़ के यहाँ पे बोर्ड के साथ चिपक जाता है। तो फोर्स किसका ज्यादा? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अर्थ का मास हमारे आसपास की हर चीजों से ज्यादा है, इसलिए कुछ भी छोड़ो, कुछ भी ड्रॉप करो, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ नहीं खींच रही है इसको? इतनी मास वाली हो के भी नहीं खींच पा रही है। अर्थ के कंपेयर में इस बोर्ड का मास बहुत ही कम है, फिर भी इस व्हाइट पार्टिकल को बोर्ड ने क्यों पकड़ के रख लिया? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम ग्रेविटेशन से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये व्हाइट पार्टिकल इस ब्लैक पार्टिकल के साथ, इस ब्लैक बोर्ड के साथ क्यों चिपक गया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको सोचना पड़ा कि नेचर में एक तरह का और भी फोर्स एग्जिस्ट करता है, और ये भी मैटर का ही फोर्स है। लेकिन हर बार ये मैटर के पास नहीं होता है, हर बार ये फोर्स नहीं लग रहा होता है। किसी किसी सिचुएशन में ये फोर्स क्रिएट होता है और किसी सिचुएशन में क्रिएट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको यहाँ पे रखूं, दबाऊं, फिर हटा लूं, कुछ भी नहीं छूटा। अब मैं इसको यहाँ पे रखूं और रब करूं तो यहाँ पे छूटा। उसी तरह एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए। आप पेन से पेपर पे चलाएं तो पेन के इंक के स्पॉट पेपर पे छूट जाएंगे। फिर आप एक पॉलिथीन लीजिए और पेन से उस पर चलाइए तो वो इंक के स्पॉट को वो पॉलिथीन नहीं पकड़ता है। फिर से कंफ्यूजन हो गया कि जब फोर्स है तो कभी पकड़ता है, कभी क्यों नहीं पकड़ता है। ट्रायल करने के बाद, बहुत ट्रायल करने के बाद हमें पता चला कि जब कभी फ्रिक्शन होता है और हम रबिंग करते हैं तब ये फोर्स क्रिएट हो जाता है और दो पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पार्टिकल अभी इसको नहीं चिपका रहा है, फिर मैंने कुछ ऑपरेशन किया, इसको रबिंग कर दिया, सिल्क के कपड़े पे रबिंग कर दिया, फिर अब इसको पकड़ रहा है। तो एक ही बॉडी की दो सिचुएशन हो सकती है। इसको समझने के लिए हम ये वीडियो देखते हैं। इस बॉडी के पास दो सिचुएशन है। पहला, जब ये इसको नहीं पकड़ पा रहा है, और दूसरी, जब इसके पास ये स्ट्रेंथ आ गई कि अब ये इसको पकड़ लेता है। तो हम बोलेंगे दिस बॉडी हैज गॉट चार्ज, यानी अब इसके पास चार्ज आ गया। क्या? चार्ज। चार्ज, व्हाट डज इट मीन? जब कभी बॉर्डर पर लड़ाई होती है तो कमांडिंग ऑफिसर क्या ऑर्डर देता है? चार्ज, यानी फोर्स अप्लाई करो। जब पार्टिकल के पास चार्ज आ गई तो अब वो क्या करेगा? वो दूसरे मैटर पार्टिकल पे फोर्स लगा लेता है। और मैटर के पास इस तरह की दो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली मास और दूसरा चार्ज। और मास की वजह से भी ये फोर्स लगाता है, और चार्ज की वजह से भी, जब इस पे चार्ज आ गया तो भी ये फोर्स लगा सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मास को हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मास हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, हमेशा लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन इस बॉडी को फोर्स लगाने के लिए पहले हमको इसको चार्ज देना पड़ेगा। अब चार्ज देना क्या होता है ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जान लिया कि किसी भी मैटर पार्टिकल के पास इन एडिशन टू मास एक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। इनहेरेंट मतलब जन्म से, जन्मजात। तो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। चार्ज का भी डेफिनेशन तय हुआ कि चार्ज किसी
मैटर की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से किसी दूसरे मैटर पार्टिकल पे वो फोर्स लगा लेता है, जैसे कि मास। इस तरह से हमने चार्ज की डेफिनेशन तय की। अभी हम लोग इसको सिर्फ चार्ज बोलेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब चार्ज की कभी लेन देन होता है तो इस चार्ज का लेन देन से एक स्पार्क पैदा होता है, एक चमक पैदा होता है, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रा बोलते थे, और इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे हम किसी दो पत्थर को मारे तो उसके बीच चमक पैदा होता है, इसी तरह जब क्लाउड के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उनके भी चार्ज पार्टिकल इतनी तेजी से चलते हैं कि वो भी स्पार्क पैदा करते हैं। यानी वो फोर्स इतनी तेजी से लगता है। फोर्स क्या क्रिएट करता है? एक्सेलरेशन। फोर्स पैदा करता है एक्सेलरेशन। वो इतनी तेजी से लगता है कि चार्ज पार्टिकल इतनी तेजी से जाता है और इतना गर्म हो जाता है दूसरे पार्टिकल से टकरा के कि चमक पैदा करता है। इस तरह से हमने इसका नाम रखा इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरह से इसका डेफिनेशन तय हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज का। और ये ओरिजिनेट किससे हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ये के वाला है, ये सी से नहीं है। इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग होता था अंबर। इसी वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज सब इसी वर्ड से डिराइव हुए हैं, इसी वर्ड से कॉइंड हुए हैं, इसी वर्ड से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन तय हुआ, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में कुछ भी नोट्स नहीं बनाना है, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लास है, इसको सिर्फ समझते जाना है। ठीक है, तो ये बात तय हो गई। चार्ज मीन्स जब किसी पार्टिकल के पास ये स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो फोर्स लगा लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। अब ये चार्ज करता क्या है? एक बात तो तय हो गई कि जब ये चार्ज होता है तो दो पार्टिकल एक दूसरे को आपस में पकड़ लेते हैं। इस पकड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लिंग करना। When two charged particles stick together due to force of attraction between them is called electrostatic cling। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिंग करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। क्लिंग का मतलब होता है चिपक जाना, चिपका लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग यानी जब दो चार्ज पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जब चिपक जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और हमारी पूरी लाइफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग से भरी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग है, इसका पार्टिकल इसके साथ चिपका हुआ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग है। और हम नट पे बोल्ट टाइट करते हैं, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। हम फर्श पे चलते हैं, हमारा पैर नहीं फिसलता है, डेट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। अब आप बोलोगे सर 11th में फ्रिक्शन में आपने पढ़ाया था, फ्रिक्शन की वजह से पैर नहीं फिसलता है, और यहाँ पे बोल रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। तो फ्रिक्शन भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग की ये सब एग्जांपल्स हैं। अब हमने वीडियो में देखा ये बॉडी चार्ज नहीं है, क्यों? ये पेपर को नहीं उठा सकता है। फिर इसमें चार्ज जब आ गया तो ये पेपर को उठा सकता है। हाउ इट गॉट चार्ज? कैसे इसमें चार्ज आया? तो आंसर है, इसको हमने रबिंग किया। रबिंग करने के बाद इस बॉडी को चार्ज करने की एक प्रोसेस हमको पता चल गई, और उसको बोलते हैं हम लोग रबिंग करना। रबिंग, रब करना, रबिंग कैन क्रिएट चार्ज। रबिंग कैन क्रिएट चार्ज यानी रबिंग करने से चार्ज हो सकता है, यानी चार्ज करने की एक प्रोसेस हमको पता चल गई। और भी प्रोसेस है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जब हम लोग रब करते हैं तो क्या होता है? When we rub, there is friction, and because of friction, there is force between them, and some particles are left here। जैसे मैंने इसको लिखा, और फ्रिक्शन की वजह से जब मैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके कुछ पार्टिकल यहाँ पे छूट गए, इस तरह के चार्ज को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। पुराने ज़माने से हम देखते थे बादलों के बीच बिजली चमकती है और तेज़ी से एक चमक आती है। उसको हमने कभी छुआ नहीं, और हम जानना चाहते थे आखिर ये चमक क्या है। और यहाँ अर्थ पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, फ्रिक्शन कर रहे थे, रबिंग कर रहे थे, और अलग अलग मटेरियल्स को चार्ज कर रहे थे। ग्लास रॉड लिया, रब किया, चार्ज। प्लास्टिक रॉड लिया, रब किया, चार्ज। कैसे पता चला? ये भी पेपर को उठा सकता है, ये भी पेपर को उठा सकता है। अब
ग्लास रॉड को चार्ज किया, प्लास्टिक रॉड को चार्ज किया, दोनों को पास ले गए तो यहाँ से एक स्पार्क निकला और तब ये सोचा गया जो स्पार्क हम वहाँ देखते हैं वो यही स्पार्क है। तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था और साइंस में हम लोग जब तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो कुछ भी माना नहीं जाता है। सो वी आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। और इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम काइट एक्सपेरिमेंट है, दैट्स वेरी फेमस। और अपने बेटे विलियम फ्रैंकलिन के साथ मिलकर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पतंग भेजी बादलों तक धागे से बांध के और उन्होंने सोचा कि अगर वहाँ पे यही चार्ज होगा तो वो धागे से चल के आएगा और मुझे धागा मेरे हाथ में होगा और मुझे कुछ फील होगा। बट उनको शौक नहीं लगा। फिर उन्होंने सोचा कि धागे से आना पसंद न करता हो चार्ज, और उस वक्त तक इतनी स्टडी हो गई थी कि पता था कि मेटल में चार्ज जल्दी फ्लो करता है, जल्दी आता है। तो उन्होंने क्या किया, अब पतंग में एक चाबी बांधी और फिर पतंग को बादलों तक पहुंचाया, फिर भी नहीं आया, फिर भी उनको कुछ फील नहीं हुआ। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमको झटका नहीं लगा। एक बार जब वो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे कि बरसात हो गई, बरसात हुई तो धागा गीला हो गया और बादलों के बीच में बिजली चमकी और उस धागे से होके उनके हाथ में जोर का झटका लगा एंड he was very happy. That was the very first time, or I should say the only time that someone gets electric shock and he was very very happy. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम ज़मीन पे देखते हैं वही इलेक्ट्रिक चार्ज बादलों के बीच भी है। फिर आगे धीरे धीरे चार्ज की और कैरेक्टरिस्टिक स्टडी होने लगी। अभी तक हम ये जानते थे कि जब किसी पार्टिकल के पास मास नाम की कैरेक्टरिस्टिक होती है तो वो किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकता है, लेकिन क्या मास के कारण कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट भी कर सकता है, मतलब फेंक भी सकता है? तो अभी तक हमको ऐसा एग्जाम्पल नहीं था कि मास के कारण कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश कर दे। जब हम रबिंग करते थे, रबिंग से जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करते थे तो ग्लास रॉड लिया, चार्ज किया, प्लास्टिक रॉड लिया, चार्ज किया, अलग अलग मटेरियल्स को चार्ज किया। फिर हमने इसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, अलग अलग मटेरियल्स तैयार किए और इसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ग्लास रॉड लिया, रब, चार्ज, फिर दूसरा ग्लास रॉड लिया, रबिंग किया, चार्ज, फिर एक प्लास्टिक रॉड लिया, रब किया, चार्ज, फिर दूसरा प्लास्टिक रॉड लिया, रब किया, ये भी चार्ज। अब क्या किया, ग्लास वाले को ग्लास वाले के साथ बांध दिया। ये भी ग्लास, ये भी ग्लास, फिर प्लास्टिक वाले को प्लास्टिक वाले के साथ बांध दिया, प्लास्टिक, और ये भी प्लास्टिक। फिर इसमें क्या किया, एक ग्लास के साथ एक प्लास्टिक बांध दिया। तो हम क्या देखते हैं कि ये ग्लास ये भी इधर जाने की कोशिश करेगा, ये भी इधर, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन, यानी प्रतिकर्षण। यहाँ भी सेम, ये भी यहाँ इधर जाने की कोशिश करेगा, ये भी इधर। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इधर और ये इधर, यानी ये ऐसे, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। यहाँ पे अब फैसला होना है कि चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो किस तरह का होता है। अभी तक हमको मालूम था मास के कारण जो फोर्स लगता है वो फोर्स ग्रेविटेशन का फोर्स, वो अट्रैक्शन वाला होता है, लेकिन चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या होता है। यहाँ पे साइंटिस्ट को डिसाइड करना है कि ये जो चार्ज के कारण फोर्स लगता है ये फोर्स अट्रैक्शन वाला होता है या रिपल्सन वाला होता है। एक्सपेरिमेंट्स हमको दोनों सजेस्ट कर रहे थे, यहाँ रिपल्सन और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। सो इसके लिए जब इसका कोई आंसर नहीं मिला तब हमको ये मानना पड़ा कि चार्जेस एक तरह के नहीं, दो तरह के होते हैं, यानी ए और बी।
कुछ भी, जैसे कि मैंने सिमिलर, ये सिमिलर था, ग्लास एंड ग्लास मतलब लाइक चार्जेस को एक साथ बांधा, तो ये क्या रिपेल कर रहे हैं, रिपेल। और अनलाइक चार्जेस, यहाँ पे ग्लास और प्लास्टिक, अनलाइक चार्जेस को एक साथ किया तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इस तरह से ये पता चला कि चार्जेस एक तरह के नहीं होते हैं। अब आता है इनके नोमेनक्लेचर, इनका नाम रखना। तो इनका नाम रखा गया पॉजिटिव एंड निगेटिव। क्यों पॉजिटिव और निगेटिव क्यों? जो भी साइंटिस्ट को डिस्कवरीज होती थी, साइंटिस्ट अपने नाम के साथ रख लेते थे, जैसे न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, कुछ भी अपने नाम के साथ। बट बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका नाम अपने नाम पे नहीं रख के क्यों पॉजिटिव और निगेटिव क्यों रख दिया उन्होंने? तो इसका कारण ये था, जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ मिलाते हैं तो कोई तीसरी ऑब्जेक्ट बन जाती है, या कोई दो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, या चार ऑब्जेक्ट बनेगा। बट यहाँ पे ये ग्लास और ये प्लास्टिक, ये दोनों को मिलाने पे गायब ही हो जाता है चार्ज। यानी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों को मिला देने पे ये भी चार्ज और ये भी चार्ज, ये भी पेपर को उठा सकता है और ये भी पेपर को उठा सकता है। जब हम दोनों को इसका ताकत बढ़ाने के लिए एक साथ मिला देते हैं ऐसे, तो दोनों का चार्ज खत्म। कैसे मालूम हुआ? अब दोनों मिल के पेपर को नहीं उठा पाता है, फिर अलग करते हैं फिर भी पेपर को नहीं उठा पाता है। तो इस तरह से हम इसको कहाँ देखते हैं? केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? केमिस्ट्री में देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है? थोड़ा सा पानी, बट स्टिल वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट डजंट वैनिश फ्रॉम द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स से गायब नहीं हो गया। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी भी वाटर के साथ एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव और निगेटिव साथ मिला देने पे खत्म। ये हम कहाँ देखते हैं? तो हमारी एक एजुकेशन की ब्रांच है मैथमेटिक्स, वहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम मान लो एक मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, और इधर जाएंगे तो -1, ये -5, ऐसे -2 -3 -5। सो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, दोनों सिमिलर 5 एंड 5 दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो बन जाता है। प्रोवाइडेड दे शुड हैव पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी उनके चार्जेस डिसिमिलर होने चाहिए। इसलिए उन्होंने इसका नाम इसी मैथ्स के लॉजिक पे रख दिया पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस का। और चार्जेस दो तरह के हो गए। फिर पता कैसे चलेगा कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है? क्या लैब से कोई सपोर्ट मिलता था कि पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है? तो उसके लिए एक डिवाइस होता था, उसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। वो उसमें दो मेटल फॉयल रहता था, ये गोल्ड का दो मेटल फॉयल, और ये एक रॉड के साथ, और यहाँ पे एक मेटल का डिस्क लगा होता था। जिस ऑब्जेक्ट को पता करना है कि ये चार्ज है या नहीं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको चार्ज करना है, पता करना है ये चार्ज है या नहीं, तो यहाँ पे इसको टच करेंगे। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये मेटल के थ्रू ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही दोनों पॉजिटिव होगा, ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा। ठीक है, इस तरह से मालूम हो जाएगा कि चार्ज है। मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम चेक कर रहे हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है, इसको यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये जो फॉयल हैं ये रिपेल नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो मालूम हो जाएगा, वेरी सिंपल लॉजिक। और ये जो होता है ये गोल्ड का लिया जाता है, मेटल फॉयल ये गोल्ड का लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्यों लिया जाता है? क्योंकि गोल्ड को बिना ब्रेक किए बहुत पतला किया जा सकता है, बहुत पतला किया जा सकता है। अगर ये ज़्यादा पतला नहीं होगा तो ये चार्ज आने से ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा और ये रिपेल नहीं होंगे। इसलिए इसको बहुत पतला किया जाता है। ये इतना पतला किए जाते हैं कि एयर से भी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। इसलिए टू अवॉइड द डिफ्लेक्शंस फ्रॉम द एयर, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ग्लास के जार में रखते हैं। ये गोल्ड फॉइल्स हैं, ये डिस्क है, मेटल रॉड।
ये इलेक्ट्रोस्कोप। सो व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप? सो इलेक्ट्रोस्कोप हेल्प्स अस टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं, चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने में मदद करता है इलेक्ट्रोस्कोप। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप। अब किसी बॉडी पे, ये जैसे बॉडी है, इसमें चार्ज है या नहीं, हम बोलते हैं इस पे चार्ज नहीं है, इसका क्या मीनिंग हुआ? कोई भी बॉडी है, इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेट चार्ज जीरो है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज रहता है। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, यानी नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस। अब किसी बॉडी पे कैसे मालूम होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा? तो हमने ग्लास को रब किया तो इसको माना पॉजिटिव, और प्लास्टिक को रब किया इसको माना निगेटिव। क्यों? क्या बनाता है इसको पॉजिटिव और निगेटिव? तो ग्लास को रब करते हैं तो ग्लास का एक निगेटिव पार्टिकल यहाँ पे छूट गया, तो इसके पास अब एक्सेस क्या बच गया? पॉजिटिव, इसलिए ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। और अब प्लास्टिक को रब करते हैं तो ये अपना पॉजिटिव यहाँ पे, अपना निगेटिव यहाँ पे छोड़ता नहीं है, बल्कि इसका निगेटिव ये उठा के साथ लाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया निगेटिव, यानी एक्सेस ऑफ चार्ज मैक्स पॉजिटिव और निगेटिव। यानी यहाँ से अगर हम एक निगेटिव कम कर दें तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अगर एक निगेटिव इसमें बढ़ा दें, तब क्या हो जाएगा? ये निगेटिवली चार्ज। इसी तरह ग्लास को रब करने में क्या करता है? ग्लास को रब करने में ग्लास अपना निगेटिव यहाँ पे छोड़ के आता है और प्लास्टिक इसका निगेटिव लेके आता है। सो व्हाट मेक्स इट पॉजिटिव और निगेटिव? एक्सेस ऑफ चार्ज। किसी बॉडी को हम ये नहीं बोलेंगे उसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज होता है, बट नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इसका नेट चार्ज जीरो होता है। किसी बॉडी पे चार्ज जीरो नहीं होता है। अब किसको रब करने से क्या बनता है, पॉजिटिव या निगेटिव? इसके लिए एक सीरीज बना दी गई, और उस सीरीज में जो पहले सबसे ऊपर रहेगा उस सीरीज में, उसको नीचे वाले से रब करने पे ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला निगेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, इसमें फॉर्मर इन द सीरीज विल बी पॉजिटिवली चार्ज और जो नीचे होंगे वो निगेटिवली चार्ज। यानी जो ऊपर होगा इस सीरीज में, दीज आर द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस श्रेणी के ये सब मेंबर्स हैं। इसमें ग्लास जो सबसे ऊपर है, ये किसी से भी आप रब कीजिए ग्लास पॉजिटिव होगा। और जैसे कि मान लो आप ग्लास को प्लास्टिक के साथ, रेसिन प्लास्टिक के साथ रब करो तो किस पे पॉजिटिव आएगा? ग्लास पे पॉजिटिव और प्लास्टिक पे निगेटिव। इससे एक आइडिया लग जाता था कि किससे रब करने पे कौन सा, जो हम ये चीज़ें हमारे डेली डे टू डे लाइफ में आती थी, इसलिए इसको लेके ये सीरीज बनाई गई। इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। सो इससे पता चल जाता था किसको किसके साथ रब करने पे कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी मैटर के पास दो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, मास और चार्ज। मास की वजह से जो ये फोर्स लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से जो ये फोर्स लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर हम लोगों ने देखा चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों पड़ा, और जब दो चार्ज के पार्टिकल्स को एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक को पास ले जाते हैं तो उनके बीच एक स्पार्क होता है, और जब वो ये स्पार्क हो जाता है तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया, यानी उसकी ताकत खत्म हो गई, अब ये फोर्स नहीं लगा सकता। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब लूजिंग द स्ट्रेंथ टू अप्लाई फोर्स, जैसा चार्ज का होता है एक्वायरिंग द स्ट्रेंथ टू अप्लाई फोर्स। उसके बाद हम लोगों ने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बात की, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के बारे में देखा, और फिर किसी बॉडी पे
चार्ज कैसे आता है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है कोई बॉडी, ये जाना। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में जाना। आगे जब और डेवलपमेंट्स हुई तो हमें पता चला किसी पार्टिकल पे जब चार्ज नाम की कैरेक्टरिस्टिक आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही। इस लेक्चर में मेरी जो रेट ऑफ स्पीच है, जो बोलने की तेज़ी है, वो थोड़ा ज़्यादा है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, टाइम बचाना रहता है कि फ़ोन से अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है ज़्यादा टाइम हो गया तो। और क्लासरूम में 1 घंटा 10 मिनट का सेशन रहता है, आराम से समझाया जा सकता है, आराम से समझाता हूँ मैं। इसलिए बोलता हूँ मैं, जैसे वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन स्टडीज़ एंड व्हाट वी टीच इन द क्लासरूम। क्लासरूम की पढ़ाई को ऑनलाइन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे अगर किसी तरह का कोई डाउट भी होता है, स्टूडेंट वहाँ पूछा, ऑन द स्पॉट क्लैरिफाई कीजिए। सो जब तक लॉकडाउन रहता है, प्लीज़ बेयर विथ मी।